Hello everyone, welcome to EduChain. So we are going to start a fresh class with UGC NET December 2023 preparation as well as preparation for the SSC PGT posts of education basically under the OSSC or Odisha Staff Selection Commission. So those candidates who are preparing for UGC NET December session as well as for SSB PGT, they are requested to watch the channel as well as to stay connected with this channel for more updates and for more videos. So welcome again to this channel, and we are going to study educational philosophy today because the basic thing, the basic idea or the basic syllabus says educational philosophy is the basic part and from which we will start our class today. So let us start without delay. So first of all, etymological meaning of philosophy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम यहाँ पे बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. सो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिलॉसफी जो शब्द है वो कहाँ से आया है और कैसे इसका नामकरण हुआ था. इसके लिए हम बहुत बेसिक चीज पढ़ते हैं. ये +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है. जो कोई भी एग्जाम रिलेटेड टू एजुकेशन या फिर सीटेट कोई भी एग्जाम दे रहा है तो ये सबके लिए जरूरी है, इसलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं. अगर आप नेट और या फिर एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये मत सोचिएगा कि हम सीधा मेन कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, ये सब नहीं पढ़ेंगे. कभी कभार बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि पूछा गया है क्वेश्चन कि फिलोसफी जो वर्ड है वो किस प्रकार के शब्द से आया है. तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये ग्रीक वर्ड है. कभी कभार लैटिन भी लिख देता है तो बच्चे लैटिन भी क्लिक करके आ जाते हैं. तो इस प्रकार से हमें बेसिक से समझना है. कोई भी समस्या हो, कोई भी पढ़ाई हो, हमें स्टार्टिंग से यानी पूरा रूट यानी पूरा ग्रास रूट लेवल से हमें पढ़ना है. इसलिए वी आर स्टार्टिंग विथ द एटिमोलॉजिकल मीनिंग. ठीक है. तो द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड. याद रखिएगा 2 ग्रीक वर्ड है. एक है फिलोस, इसका मतलब लव ऑफ, सोफिया का मतलब होता है विजडम. दोनों को मिला दे तो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम. लव ऑफ विजडम होता है. और ये विजडम का मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से शांति मिलती है, यानी विजडम दैट सैटिस्फाइज, द नॉलेज दैट सैटिस्फाइज. राइट. तो बेसिकली एक कहावत है जो कि बोला जाता है कि फिलोसोफर्स आर द लवर्स ऑफ नॉलेज. राइट. ए फिलोसोफर इज नेवर सेटिस्फाइड विथ एनी काइंड ऑफ आंसर. जो कि किसी भी प्रकार के प्रश्न से, अगर कोई प्रश्न वो करता रहता है, वो तो जिंदगी भर प्रश्न करता ही रहता है, अगर उसको उत्तर मिल भी जाता है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और से ज्यादा सर्च करने लगता है. लेकिन आजकल की जो जिंदगी में हम क्या करने लगे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें दे देता है तो वी आर सेटिस्फाइड, चलो ठीक है मान लेते हैं. लेकिन फिलोसोफर वैसा नहीं करता है. जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, उसको खुशी नहीं मिल जाती उस चीज से, तो वो छोड़ता नहीं है. इसका मतलब हर एक चीज के लिए जो बार बार सवाल करता है वो फिलोसोफर होता है. फिलोसॉफी भी वैसे ही है. लव ऑफ विजडम मतलब ज्ञान के लिए जो प्यार है, ठीक है, वो ज्ञान के पीछे भागते हैं. फिलोसफी इज अ स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, नेचर ऑफ ट्रूथ, नॉलेज, वैल्यू एंड लाइफ. फिलोसफी एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब हम क्यों जिंदा है, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में स्टडी करता है. रियलिटी के बारे में, सच्चाई क्या है जो हम देख रहे हैं या फिर जो हम नहीं देख पा रहे. कौन सा सच्चाई, मतलब किसको सच माने. नेचर ऑफ ट्रूथ, सच क्या है. 2+2=4. ये सच है या फिर 2 कोई नंबर ही नहीं है, मतलब ये सब नंबर, नाम, जात, ये सब ने हमने क्रिएट किया है. तो फिर कौन सा सही है. ठीक है. विच इज ट्रू. नॉलेज, कौन सा नॉलेज सही है, जो किताब से लेते हैं, जो ज्ञान से लेते हैं, जो गुरु से लेते हैं, या फिर जो तजुर्बे से आता है वो नॉलेज सही है. वैल्यू, कौन सा वैल्यू सही है. लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, एक्चुअल में क्या है. जैसे हम देख रहे हैं कि जिंदगी भर में सिर्फ पैसे कमाना है, अय्याशी करनी है, वैसे, या फिर लाइफ में कुछ करके दूसरों को मुस्कुराहट देना, ये लाइफ है. तो उसके बारे में भी स्टडी करता है. एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ह्यूमैनिटी के साथ नेचर को रिलेट करता है और इंडिविजुअल के साथ सोसाइटी को रिलेट करता है, उसका क्या रोल है. तो बेसिकली देखा जाए, फिलोसफी इज अ फॉर्म ऑफ इंक्वायरी, जो बार बार इंक्वायरी करता रहता है, पूछताछ कर रहता है.
प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, ये हमेशा एनालिसिस करता है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी कि जो कटाक्ष करता है, क्रिटिसिज्म करता है हर एक चीज को। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करता है, हर चीज को समझने की कोशिश करता है। और स्पेक्युलेट करता है, स्पेक्युलेशन कोई भी चीज का हम वर्णना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्पेक्युलेट करता है कि ये किस प्रकार का चीज है। तो फिलोसफी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हम बोल सकते हैं हम आइडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस होता है, क्रिटिसिज्म होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, स्पेकुलेशन होता है। किसके बारे में? हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में होता है, रियलिटी के बारे में होता है, ट्रूथ के बारे में होता है, नॉलेज, वैल्यू, लाइफ, ये सब के बारे में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है आपको लग रहा होगा ये सब किताबें में भी है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा बहुत से एग्जाम्स में, नॉट ओनली नेट के एग्जाम में, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, आप तो नेट क्वालिफाई करके बैठ नहीं जाओगे, आगे जाकर के आप जॉब करोगे। तो जॉब में जहां पे भी आप जाकर के एग्जाम दोगे, वहां पे आपको एंट्रेंस देना होगा फिर से। उस एंट्रेंस में डेफिनेशन पूछ लेता है डायरेक्टली। तो एंट्रेंस में हो या नेट में हो, डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलोसफी का डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कर लीजिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या कहा था फिलोसफी के बारे में? फिलोसफी इज द साइंस व्हिच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ एंड द एट्रीब्यूट्स व्हिच बिलोंग टू इट इन वर्च्यू ऑफ इट आवर नेचर। यानी फिलोसफी वो साइंस है, वो विज्ञान है जो कि अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेट करता है नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, यानी कि जो जैसा है वैसे ही वो उसको स्टडी करता है, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके वर्च्यूज के बारे में स्टडी करता है, उसके नेचर के बारे में भी स्टडी करता है। प्लेटो ने कहा फिलोसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ द इटर्नल, ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ द थिंग। नॉलेज ऑफ द इटर्नल, इटर्नल मतलब जो हमेशा के लिए, मतलब जीवित रहता है, ठीक है। जो कि एक आप कह सकते हो एक आध्यात्मिक चीज है, एटर्नल, जो कि हमेशा रहता है, जो कि एक अलौकिक होता है, ठीक है। उसके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग, हर एक चीज का एसेंशियल नेचर को समझने की कोशिश करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा फिलोसफी इज कंप्लीटली यूनिफाइड नॉलेज, द जनरलाइजेशन ऑफ फिलोसफी कॉम्प्रिहेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग द वाइडेस्ट जनरलाइजेशन ऑफ साइंस। ये एक यूनिफाइड नॉलेज है, मतलब सबको मिला करके इकट्ठा कर दे तो वो फिलोसफी होता है, सभी नॉलेज को। जनरलाइजेशन ऑफ फिलोसफी यानी कि जो हम फिलोसफी से जो मतलब जिस सिद्धांत पे आएंगे, इट इज वाइडेस्ट जनरलाइजेशन ऑफ साइंस, यानी कि हम हर चीज को देखते हैं साइंस की तरह, हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं और कॉम्प्रिहेंड करते हैं और इसको जनरलाइज करते हैं। एस राधाकृष्णन, फिलोसफी इज लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। फिलोसफी एक लॉजिकल इंक्वायरी है, मतलब तार्किक जो है अनुसंधान है नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी को देखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी के ब्रांचेस, फिलोसफी पढ़ने से पहले उसके ब्रांचेस के बारे में जान लेना जरूरी है। उसके बारे में क्यों जानेंगे? क्योंकि हर एक फिलोसफी, फिलोसफिकल आइडिया का अपना एक ब्रांच होता है, यानी हर एक चीज को हम तीन चीजों पे बांटेंगे। सभी फिलोसफी, वेदर इट इज आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सांख्य, वेदांत, जो भी हो, सभी का अपना अपना तीन ब्रांचेस होगा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। उसको जानेंगे। तो फिलोसफी के बेसिकली तीन मेजर ब्रांचेस होते हैं। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मतलब आपको पता ही है जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, यानी मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, बीइंग एंड द वर्ल्ड। मेटाफिजिक्स किसको स्टडी करता है? हर एक वस्तु जो एग्जिस्टेंस में है, जो बीइंग यानी कि जो अभी फिलहाल है हमारे सामने, और जो वर्ल्ड, द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो दुनिया है उसको वो स्टडी करता है। रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, उसके बारे में स्टडी करेगा, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स क्या करता है? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। बेसिकली बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। मेटाफिजिक्स में 5 और भी कैटेगरीज हैं, जो कि थियोलॉजी इसके अंडर में आता है। थियोलॉजी, थियो मीन्स आपको पता ही है गॉड, थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी अबाउट द एसेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मेटाफिजिक्स तो हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्टेंस है, जो वर्ल्ड है, जो वस्तुएं हैं, ठीक है, और जो रियलिटी है, इसको स्टडी करता ही करता है। रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसके अंडर में डिवीजन बहुत सारे हैं, उसमें से एक है गॉड। गॉड के बारे में स्टडी करता है, भगवान कौन है, भगवान का क्या अस्तित्व है, क्या एसेंस, क्यों जरूरी है भगवान, ठीक है, ये सब के बारे में स्टडी करता है। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी मतलब अल्टीमेट रियलिटी,
मतलब अभी मैंने बोला कि रियलिटी के बारे में स्टडी करता है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, सर्वोच्च सत्यता क्या है, उसके साथ ही साथ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस, जो भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम सभी अभी जिंदा हैं, हम अभी जी रहे हैं हमारी जिंदगी, तो इसका क्या नेचर है, ठीक है, इसके बारे में भी स्टडी करता है। कॉस्मोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड इम्पोजिशन, यानी कि जो हमारा ओरिजिन हुआ था, सभी चीजों का ओरिजिन, मतलब कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे सब पैदा कैसे हुए, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ, सब एक चीज कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ होगा, उसके बारे में स्टडी करता है। कॉस्मोगॉनी का मतलब होता है रिलेटेड टू द यूनिवर्स, यानी स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, ये जो विश्व ब्रह्मांड है इसका स्टडी होता है, यानी ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट। स्कैटोलॉजी आता है, जो कि है फाइनल मैटर्स ऑफ डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि फाइनल मैटर, जिंदगी जब खत्म हो जाती है, डेथ के बाद क्या होता है, उसके ऊपर ये स्टडी करता है। देन सेकेंड ब्रांच है, ये तो हो गया सब ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स फर्स्ट ब्रांच था, सब ब्रांच इसके 5 आ गए। उसके बाद आता है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी इज द सर्च ऑफ नॉलेज एंड इट्स वैलिडिटी, नॉलेज के बारे में स्टडी करता है एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान के बारे में और इसका वैलिडिटी के बारे में। देन आते हैं आपके एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, वैल्यू को स्टडी करता है, मूल्यबोध को स्टडी करता है। इसको अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है लॉजिक। लॉजिक क्या होता है, हर चीज में बोलते हैं ना कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ रीजनिंग, नेचर ऑफ गुड और बैड, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इट इज एन अटेम्प्ट टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ रैशनल थॉट। रैशनल, ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर वो हुनर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे वो सही और गलत में फर्क महसूस कर सकता है, सही और गलत को अलग कर सकता है। इसलिए लॉजिक का मतलब ये होता है कि हर एक चीज में हम तर्क करेंगे, हर एक चीज को हम सोचेंगे बारीकी से, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देन एथिक्स। एथिक्स में क्या होता है, मोरल फिलोसफी। एथिक्स मतलब मोरालिटी, ठीक है। तो मोरल फिलोसफी क्या होता है कि कोई भी चीज करने से पहले हम मोरल थिंकिंग करते हैं, यानी कौन सा करने से हमारा जो है पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व है, वो सही रहेगा हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से। मान लीजिए आप एक टीचर है, टीचर रोड में कभी अगर सिगरेट पी रहे हैं या फिर दारू पी रहे हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब कि हाँ, आप पर्सनल आपका लाइफ है, आप कर सकते हो, लेकिन दूसरों के सामने नहीं, क्योंकि आपको सब मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, तो ये मोरालिटी नहीं। रास्ते पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम देखते हैं उसको, एम्बुलेंस वगैरह बुला के लेते हैं, या फिर हम खुद उसको मेडिकल तक लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोरालिटी है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि आपको पेटा के बारे में पता होगा, बहुत सारे एनिमल्स को हम यहाँ पे अपना जो है राइट्स जो है, एनिमल एक्ट हम बोल सकते हैं, पेटा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम मोरालिटी के तौर पे कर रहे हैं, तो ये सब है एथिक्स। देन आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक मतलब सेंस ऑफ ब्यूटी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ आर्ट इंक्लूडिंग बोथ परफॉर्मिंग आर्ट एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर। मतलब कि जो कि ब्यूटी के साथ, यानी कि जो देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसके जरिए हम बहुत कुछ मतलब मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्कल्पचर हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब हम हो गए आपके एस्थेटिक्स। तो ये है 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली हम चलेंगे उस डेफिनेशन में, और ये सारे डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन है यही एग्जाम में आते हैं। जिन लोगों ने एसएसबी एग्जाम दिया होगा उन लोगों को पता होगा, एसएसबी 2015, एसएसबी 2019 और एसएसबी 2022, सभी एसएसबी में ये डेफिनेशन मतलब अल्टर होके आते हैं। इस बार ये आया तो उस बार अलग से आएगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पूछता है रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। नॉट ओनली एसएसबी, नेट में भी आता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे डेफिनेशन, थोड़ा सा आपको कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, मतलब देखिए फिलोसफी का मतलब अगर मतलब एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट है, तो एजुकेशन एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, यानी प्रैक्टिकली वो उसको करता है। तो डेफिनेटली हम अगर फिलोसफी एजुकेशन की बात करें, तो दोनों का जो रिलेशन है वो दोनों के दोनों, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ठीक है। फिलोसफी एजुकेशन आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दोनों दोनों के बिना अधूरे हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा,
Education has no time to make holidays till all the philosophical questions are once for all cleared up. एजुकेशन को कोई छुट्टी नहीं मिल सकती है जब तक वो सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे देता है। बढ़िया बात कहा है यहाँ पे, मतलब कि फिलोसफी क्वेश्चन करता रहता है और एजुकेशन उसको आंसर देता है। जैसे कि एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, जिंदगी क्या है या फिर मृत्यु क्या है, ठीक है, तो भगवान क्या है, इसके ऊपर अगर हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोई आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब फिलोसफी ने क्वेश्चन किया, एजुकेशन ने उसको पढ़ा और उसके बाद उसको आंसर किया। तो फिलोसफी क्वेश्चन करेगा और एजुकेशन उसे आंसर करेगा। देन जॉन एडम्स ने कहा एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, यानी एजुकेशन वो पार्ट है फिलोसफी का जो पार्ट चेंज होता रहता है, चेंज लाता रहता है फिलोसफी में और दुनिया में। फिलोसफी को फॉलो करके एजुकेशन हर एक चीज को चेंज करता है। प्रैक्टिकल साइड हम बोल सकते हैं, एजुकेशन प्रैक्टिकल साइड है और फिलोसफी उसका थ्योरेटिकल साइड है। एजुकेशन प्रैक्टिकल चीज को करता है, फिलोसफी थ्योरी बताता है। जेम्स रॉस ने कहा फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी। फिलोसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पार्ट्स है, ठीक है, मतलब कि फिलोसफी एजुकेशन एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिच ने कहा द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी। एजुकेशन कभी भी अपने आप को कंप्लीट क्लियर नहीं कर सकता जब तक फिलोसफी ना हो उसके साथ। जॉन ड्यूवे ने कहा फिलोसफी इज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। अगर देखा जाए फिलोसफी थ्योरी है, एजुकेशन प्रैक्टिकल है, ये बताया गया है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा फिलोसफी और एजुकेशन कैसे रिलेटेड है, ठीक है। एक थ्योरी हो गया तो दोनों अलग से प्रैक्टिकल हो गया, और दोनों वो एक ही सिक्के के दो पार्ट्स हैं, दो साइड्स हैं, और ये डायनामिक साइड है। एजुकेशन के बिना फिलोसफी और फिलोसफी के बिना एजुकेशन अधूरा है, ठीक है। डायरेक्टली अब हम चलेंगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, जो कि पाश्चात्य सोच रखते हैं, और उसमें सबसे पहले आते हैं आइडियलिज्म। बहुत ही पुराने एक फिलोसफी है, फिलोसॉफिकल आइडिया है, उस पर चलेंगे। तो इंट्रोड्यूस करेंगे जरूर से, क्योंकि अगेन मैं यही बोलूंगा कि आपके जो वर्ड्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम चलेंगे। अभी नेट एग्जाम तो अभी है फिलहाल बहुत दिन, तो आप इस चैनल पे कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस को देख सकते हो, कंटिन्यूअस वीडियो भी आएंगे बाद में। अगर आपने उतना प्यार दिया इस चैनल को और इस वीडियो को, तो आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाएंगे। और जो लोग एसएसबी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एंट्रेंस वगैरह जिसमें होता है लाइक एसएसबी, तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में पूरा आइडियलिज्म को डिस्क्राइब किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ही डायरेक्ट पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर सकते हो, जिसके वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो केयरफुली सुनिएगा, अगर जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, so that I can answer them in the next video। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियलिज्म द वर्ड जो है, ये एटिमोलॉजिकली जो वर्ड से आया है वो है आइडियल्स और आइडिया। ये कोई लैटिन वर्ड या फिर ग्रीक वर्ड नहीं है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है। आइडियल्स और आइडिया, आइडियल्स मतलब क्या होता है, कुछ आइडियल्स, कुछ वैल्यूज, या फिर कुछ आइडियाज यानी कुछ चिंता, ठीक है, मतलब कोई भी सोच हो गया, ठीक है। Idealism is the philosophical theory that believes that the ultimate nature of reality is based on mind और idea। मैंने ऑलरेडी इसको डार्कन कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया कि फिलोसफी ये जो आइडियलिज्म का है ये मानता है अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी माइंड में होता है या फिर आइडिया में होता है, यानी माइंड और आइडिया अल्टीमेट रियलिटी। सबसे ऊपर एक ही सच है, वो है माइंड और आइडिया। आइडिया जो कि आप, अगर आपको कभी बोला गया आइडिया को लाके सामने रख दो मेरे सामने, तो क्या आप रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। इसका मतलब हो गया आइडियलिज्म एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे बिलीव करता है, आइडिया पे बिलीव करता है। Idealism recognizes ideas, feelings, ideals more important than material object। आपके सामने लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, अपनी किताबें हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके आइडियाज इम्पोर्टेंट है, आपके फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, आपके आइडियाज यानी क्या आप सोचते हो, क्या आप मतलब दिमाग में क्या आपका चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम emphasizes that human development should be according to moral, ethical and spiritual values। यानी कि ये बोलते हैं कि जो मनुष्य का जो विकास है वो भी
मटेरियल चीजों को देख के नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि उनके मोरल, एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को देख के बनाया जाएगा। यानी हम देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है। स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक कथाओं के ऊपर आधारित रहेगा उनका विकास। इटर्नल वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे मूल्यबोध हैं जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। और इस स्कूल को बेसिकली फाउंड किसने किया था? प्लेटो। आपको पता ही होगा, प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखा है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल है लेकिन आप याद रखिएगा, द रिपब्लिक। किताब का नाम है द रिपब्लिक, प्लेटो ने लिखा है और ये है फाउंडर आइडियलिज्म के। और उनके अलावा और कुछ चीफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि है सोक्रेटिस, प्लेटो, रेने डेस्कार्tes, इमैनुअल कैंट, फ्रॉबेल, टिपिनन, हेगेल, ये सब हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूटर। डायरेक्टली चलते हैं मेटाफिजिक्स पर। ये किस चीज पे बिलीव करता है, मतलब क्या है मेटाफिजिक्स, क्या है इनके हिसाब से? द पर्सन विथ एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू बिलीव दैट रियलिटी इज बेसिकली स्पिरिट रादर देन मैटर। स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब जो कि दिखाई नहीं देता है, यानी कि आत्मा बोल सकते हो, ठीक है। अपने अंदर जो है स्पिरिट है, मतलब आत्मा मतलब वो भूत वाला आत्मा नहीं, आत्मा मतलब अपने अंदर अंतरात्मा, जो आपके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है ये करो वो करो, तो वो रियल है। मैटर जो है वो रियल नहीं है। फॉर द आइडियलिस्ट आइडिया इज मोर रियल देन द थिंग। आइडिया इंपॉर्टेंट है और कोई चीज नहीं, सिंस द थिंग्स ओनली रिफ्लेक्ट रिप्रेजेंट द आइडिया। मतलब ये जो चीजें, मान लीजिए एक चम्मच हो गया या फिर एप्पल हो गया, ठीक है, एक एप्पल हो गया, ये जो एप्पल है, ठीक है, ये जो एप्पल है ये रियल नहीं है, क्योंकि पहले आपके दिमाग में आया आइडिया कि मुझे कुछ खाना है, मैं उसको मतलब कोई भी बीज डाल के इसको बड़ा करूंगा या फिर कोई चीज बनाऊंगा, फिर जाकर के आपने बनाया। जैसे कि हो गया, मान लीजिए आपका प्लेन, ठीक है, मतलब कि जो प्लेन आप जिस पे उड़ते हो, तो आपने पहले प्लेन बनाया या फिर आपके दिमाग में पहले आइडिया आ गया? उन्होंने बताया आइडिया पहले आता है, फिर जाकर के हम कोई चीज को बनाते हैं, कुछ चीज को अंजाम देते हैं। इसका मतलब होता है कि माइंड में हर एक चीज आता है, उसको माइंड में जो आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज बना करके, जैसे एरोप्लेन मैंने कहा। The world of spirit or idea or the immaterial world is static and absolute। अभी मैंने बताया absolute, which is not concrete। आप इसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। और ये immaterial world है, जिसमें कोई मटेरियल नहीं है, और ये स्टैटिक है यानी परमानेंट है। आइडियलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सल माइंड और गॉड। यूनिवर्सल माइंड पे और यूनिवर्सल गॉड पे बिलीव करता है, यानी एक ही माइंड चारों तरफ है, एक ही गॉड चारों तरफ है। गॉड इज द क्रिएटर एंड ऑल अदर आर द क्रिएटेड, यानी गॉड ही एक है जिन्होंने हमको बनाया है, बाकी सब बने हुए हैं भगवान के द्वारा। तो आगे बढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स के बाद आता है आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? नॉलेज, नॉलेज डील करता है। तो आइडियलिज्म के हिसाब से नॉलेज क्या है? सिंस रियलिटी इज स्पिरिट, आइडियलिस्ट बिलीव दैट नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम द माइंड ग्रास्पिंग रियलिटी। नॉलेज क्या है? माइंड ग्रास्पिंग रियलिटी। जितना आप रियलिटी को ग्रास्प कर सकते हो, जितना आप ले सकते हो, जितना आप मतलब दुनिया के नॉलेज, दुनिया में नॉलेज भरे हुए, जितना आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो, ले सकते हो, उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअल है। ये डिपेंड करता है आपके आइडियाज के ऊपर, आपके माइंड कैपेबिलिटी के ऊपर, ग्रास्पिंग रियलिटी के ऊपर। Since the mind and the ideas that it knows are immaterial, the process of knowing is entirely abstract। हर एक चीज यहाँ पे abstract है। आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट हैं, गॉड एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिटी एब्स्ट्रैक्ट है, और ये जो प्रोसेस ऑफ नोइंग, नॉलेज गेन करने का प्रोसीजर भी एब्स्ट्रैक्ट ही है। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू द मीडियम ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडिया और माइंड। माइंड के थ्रू आता है, आइडियाज के थ्रू आता है, कॉन्सेप्ट के थ्रू आता है। एंड माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज और ए रिजर्वॉयर। माइंड ही आपका नॉलेज का स्टोर हाउस है, रिजर्वॉयर है, जहाँ पे हर एक नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये बिलीव करते हैं तीन प्रकार के नॉलेज के बारे में, ऑर्गन नॉलेज, ओपिनियन नॉलेज एंड मेडिटेशन नॉलेज। और मेडिटेशन नॉलेज को ये ट्रू नॉलेज बोलता है, जिसको जैसे आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध जी मेडिटेशन के द्वारा अपना नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था, वैसे ही मेडिटेशन नॉलेज सबसे बेस्ट नॉलेज यहाँ पे माना जाता है। और तीन प्रकार का नॉलेज है, ऑर्गन, ओपिनियन एंड मेडिटेशन नॉलेज। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। देन आ गया आपका एक्सियोलॉजी।
any values. For the idealist, goodness is found in the ideal and that is the perfection. Goodness कहाँ पे मिला जाता है? आइडियल में. कोई अच्छा चीज, कोई आइडियल यानी कोई वैल्यू, उसी में परफेक्शन है. यानी कोई भी चीज अगर अच्छा है तो वो परफेक्ट है. ठीक है. It is found on the immaterial level, that is in the perfect concept or notion or idea or of something. ये भी इमेटेरियल ही है, वैल्यू इमेटेरियल है, कोई मटेरियल चीज यहाँ पे है ही नहीं. ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये जो तीन कोर वैल्यूज हैं, यही द गोल ऑफ लाइफ इज द रिलेशन ऑफ दिस वैल्यूज. यही तीन लाइफ में, मतलब लाइफ में यही तीन वैल्यूज को ही हमें फॉलो करना है और जीतना है. ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. Thus perfect goodness is never to be found in material world. अगर ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस यही सबसे बड़े वैल्यूज हैं तो जाहिर सी बात है ये मटेरियल वर्ल्ड में कभी नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट. क्योंकि आइडियलिस्ट बिलीव करता है मटेरियल वर्ल्ड तो है ही नहीं, और ये गलत ही है. मटेरियल वर्ल्ड कोई है ही नहीं और ये रियल नहीं है. मटेरियल वर्ल्ड रियल कौन सा है आपका? मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड. ठीक है. आइडियल जहाँ पे थॉट्स होंगे, फीलिंग्स होंगे. ठीक है. तो परफेक्ट गुडनेस मटेरियल वर्ल्ड में मिलेगा ही नहीं. Evil for the idealist consists of absence of or distortion of the ideal. कोई अगर आइडियल नहीं मानता है या फिर आइडियल्स को गलत करार देता है या तो आइडियल्स को मतलब रिजेक्ट कर देता है तो वो एविल माना जाता है, वो राक्षस माना जाता है. देन चलते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग. देखिए मेथड ऑफ टीचिंग में क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है. इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग किसने दिया था. Who is the founder of Socratic method or instruction method or discuss method. ठीक है. डिस्कोर्स मेथड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इसलिए ये पॉइंट है आपके लिए. इसमें सोक्रेटिस ने कहा क्वेश्चन आंसर मेथड हम कर सकते हैं जिसको हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. तो अगर पूछा जाए सोक्रेटिक मेथड किसने दिया था, सिंपल है, सोक्रेटिस ने दिया था. आइडियलिज्म बिलीव करता है क्वेश्चन आंसर मेथड से हम पढ़ सकते हैं. प्लेटो ने कहा डिस्कोर्स मेथड. डिस्कोर्स मतलब हम जैसे डायरेक्ट टीचिंग करते हैं, डिस्कोर्स देते हैं. जितना मेरे पास नॉलेज है मैं डिस्कोर्स कर दूंगा आपको, यानी मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा. ठीक है. मेरे पास जो है वो मैं आपको दे दूंगा. वो प्लेटो ने डिस्कोर्स मेथड में पढ़ाने की बात की है आइडियलिज्म में. हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा इंस्ट्रक्शन मेथड. हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, फिर जैसे करते हैं ना सावधान, विश्राम, वैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके जरिए आप पढ़ेंगे. और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं ये मेथड ऑफ टीचिंग आपको इसलिए मैंने बताया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कौन किस मेथड के साथ रिलेटेड है. ठीक है. अब दूसरा थॉट वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है नेचुरलिज्म. नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद, जो कि प्रकृति के ऊपर विश्वास रखेगा. प्रकृति का मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर करते थे, मतलब कि एक जंगल होगा, जंगल के अंदर पढ़ाई होगा. ऐसे नहीं है. नेचुरलिज्म मतलब हर एक चीज जो अपने नेचुरल सिचुएशन में है. ठीक है. जैसे है वैसे ही रहे, चाहे वो घर हो, चाहे वो मतलब बगीचा हो, चाहे वो जंगल हो, कहीं पे भी पढ़ो, नेचुरली पढ़ो, नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ो. नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में जाके पढ़ो. ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा है वैसे ही पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो लेकिन नेचुरल पढ़ो. ठीक है. चलते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पुराना है. Naturalism is a doctrine which separates nature from God, subordinates spirit to matter, and sets up unchangeable laws as supreme. ठीक है. ये ऐसा एक तत्व है जो कि नेचर को गॉड से अलग करता है, यानी कि नेचर अलग है, गॉड अलग है. अगर ये भी गॉड को मान लेता है पूरा का पूरा तो फिर ये तो आइडियलिज्म बन जाता. ठीक है. इसलिए इन्होंने कहा गॉड अलग है, नेचर अलग है. सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर. स्पिरिट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मतलब सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर. मैटर के नीचे है स्पिरिट, मतलब मैटर बड़ा है, स्पिरिट तो इसके अंदर छोटा सा एक मतलब पार्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट इसको मैंने मतलब आपको मैंने यहाँ पे नोट करा दिया कि ये अनचेंजेबल लॉज ऑफ आज सुप्रीम मानता है. यानी कुछ नियम, कुछ मतलब कि लॉज ऐसे हैं नेचर के, मतलब नेचर अपने लॉ के हिसाब से चलता है. जैसे कि आपको पता है हमारे जो वाटर साइकिल होता है या फिर हमारा जो सीजन साइकिल होता है, सीजन अपने आप चेंज होता है. ठीक है. बारिश अपने आप होती है, वाटर साइकिल भी अपने आप ही चलता है, सूरज अपने आप उगता है. ठीक है. ये सब कुछ जो अपने आप हो रहा है वो अपने में ही एक लॉ है
जो कि कभी चेंज नहीं होता है और वो सबसे सुप्रीम है, वो किसी के कहने से नहीं चलता है। नेचुरलिज्म इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैटेरियलिज्म। याद रखिएगा, नेचुरलिज्म को हम मैटेरियलिज्म भी बोलते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये मैटर पे भी बिलीव करता है, जो कि आइडियलिज्म नहीं करता था। इसीलिए आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म जो है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज मैटर। वर्ल्ड किस पर आधारित है? मैटर पर आधारित है। हमारे चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है वही सच्चाई है और उसी पे आधारित है नेचुरलिज्म। माइंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मैटर और एन एलिमेंट ऑफ मैटर और सिंथेसिस ऑफ बोथ। हमारा जो दिमाग है वो भी मैटर से ही बना हुआ है, क्योंकि वो भी कोई मांस या फिर खून से ही बना हुआ है, वो भी तो एक मैटर है, ठीक है। तो ये मैटर भी है और एक एलिमेंट भी है और दोनों का मिश्रण है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म ओनली नेचर इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज बिफोर एंड बियॉन्ड द नेचर। नेचुरलिज्म के हिसाब से नेचर ही सब कुछ है, नेचर इज एवरीथिंग, और कोई भी चीज नेचर से पहले या फिर नेचर के ऊपर नहीं है, नेचर ही सब कुछ है, ठीक है। आपको पता है नेचर में जब प्रलय आता है, आप अभी देखे होंगे, उत्तराखंड में देखा आपने, दिल्ली में देखा आपने, केरला में होता ही रहता है, उड़ीसा में होता ही रहता है, बाढ़ आते रहते हैं। वैसे ब्रह्मपुत्र में आपको पता ही है हर साल आसाम में कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो लैंडस्लाइड कहीं पे हो रहा है, कहीं पे फ्लड हो रहा है, ठीक है, कहीं पे बिजली गरज रही है, ठीक है। और अभी हवाई आइलैंड में भी आपने देखा कैसे मतलब जल रहे थे चारों तरफ, मैग्मा निकल के आ रहा है। तो बहुत सारे जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा, साइंस कितना भी एडवांस हो जाए, आपके पास जितना भी पैसा आ जाए, नेचर से ऊपर कोई नहीं। नेचर के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो भुगतना हमें ही पड़ेगा, नेचर से कोई ऊपर नहीं। इसलिए नेचर से पहले और नेचर से ऊपर कोई भी नहीं है। द नेचुरलिस्ट से दैट द नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं नेचर अपने आप ही इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। पौधे को पानी देके हम फोटो उठा के ये भेज लेते हैं कि फोटो में ये लिख देंगे कि मैंने आज प्लांटेशन किया, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं या फिर बहुत सारे ट्रीज हैं, जंगल है, जहाँ पे वो अपने आप ही बड़े हैं और वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। और हम एक मतलब छोटा सा पौधा लेकर के हम फोटो खींच के ये बोलते हैं कि हमने पेड़ लगाया, ठीक है। कंप्लीट बाय हरसेल्फ, नेचर अपने आप में कंप्लीट है और रेगुलेटेड बाय हर ओन लॉज। उसका अपना एक लॉ है जिसके जरिए वो अपने आप को चलाती रहती है। और नेचुरलिज्म की बात करें तो एमाइल जोला माना जाता है। एमाइल जोला इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म है एमाइल जोला। बहुत जगह पे आपको रूसो भी देखने को मिलेगा, लेकिन रूसो उसके बाद आए थे। तो एमाइल जोला जो है नेचुरलिज्म के फाउंडर है। चीफ कंट्रीब्यूटर है जीन जैक रूसो, चार्ल्स डार्विन, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट नाम इतने ही है, ठीक है। चलते हैं सीधा मेटाफिजिक्स पर। क्या बोलते हैं, क्या रियलिटी है? नेचर एलोन इज अल्टीमेट रियलिटी। नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है, बियॉन्ड नेचर देयर इज नो रियलिटी। दोनों ही सेम है। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नेचर एंड बिकम्स वन विद इट। हर एक चीज नेचर से स्टार्ट होता है। जैसे हम बने हैं, पंचभूत से बने हुए हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट से बने हुए हैं, और एक दिन उसी मतलब 5 ग्रॉस एलिमेंट्स में ही मिट जाएंगे। मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम उसी में घुल मिल जाएंगे। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। उसके पहले, उसके बाद, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, नेचर ही सब कुछ है। रिटर्न टू नेचर, ब्रेक द चेन्स ऑफ सोसाइटी आर द स्लोगन्स। नेचर के पास वापस चले जाओ, क्योंकि नेचर ही हमें रक्षा करेगी। ब्रेक द चेन्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो चल रहे हैं, मतलब जैसे कि पेड़ काट के ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, और फील्ड को हटा करके वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर टाउन प्लानिंग हो रहा है। ये सबको हमें रोकना चाहिए। लॉज ऑफ नेचर आर इटर्नल एंड अनचेंजेबल। नेचर के जो लॉज हैं वो इटर्नल है और अनचेंजेबल, कभी चेंज नहीं होंगे, और ये आध्यात्मिक होता है। गॉड इज विद इन नेचर। गॉड कहीं पे नहीं है बल्कि नेचर में ही है। ही इज नॉट ऑल नेचर नॉर मोर देन नेचर। ही वो सभी नेचर वो नहीं है और नेचर से ज्यादा नहीं है, मतलब नेचर ही सबसे बड़ा है। He is that particular structure in nature which is sufficiently limited to be described as making possible the realization of value as the foundation of all value। मतलब यहाँ पे गॉड और नेचर दोनों को बोला जा रहा है। यही नेचर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेचर है, जहाँ पे sufficiently limited मतलब कि सभी चीजों को sufficiently मिला है। जैसे कि आपके पास
बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने वैल्यूज को, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, ठीक है, ये सब बोला गया है। एपिस्टेमोलॉजी ये बोलता है नॉलेज, यानी नेचुरलिज्म किस पे बिलीव करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो सेंसेस पे बिलीव करता है। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, पंच इंद्रिय जिसे हम बोलते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसी पे बिलीव करता है। और ये मानता है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन मानता है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज? वो एपिस्टेमोलॉजी कौन है? नेचुरलिज्म बिलीव करता है। इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज, नेचुरलिज्म हाईलाइट द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्यूमुलेशन एंड जनरलाइजेशन। मतलब अगर बात करें नॉलेज की थ्योरी के बारे में, नेचुरलिज्म ये कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज सही है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज सिस्टमैटिक है। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। एक्यूमुलेशन मतलब कि कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, जनरलाइज करना, एक चीज अगर यहाँ पे वही है तो आगे भी वही होगा। तो ये सारी चीजों को नेचुरलिज्म ने फोकस किया है और ये साइंस पे भी बिलीव करता है। इट इज थ्रू senses that our mind establishes contact with the external world। हमारे सेंस ऑर्गन हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है और ये माइंड हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है। हम सामने जो भी देखेंगे, कोई भी चीज आप देखते हो तो वो माइंड में आके स्ट्राइक करता है। और ये माइंड अगर स्ट्राइक होता है, मतलब कि सेंस ऑर्गन को अगर टच करता है, मान लीजिए कोई एक चीज, सपोज कैक्टस, वहां पे कैक्टस का पौधा लगा हुआ है, तो आपने उसको देखा और आपने उसको टच किया। टच किया मतलब सेंस ऑर्गन में टच किया और आपको कांटा चुभ गया, ठीक है, आपको दर्द होने लगा, तो आपके माइंड को ये सेंस ऑर्गन इंस्ट्रक्ट कर देगा कि भाई इसे आगे से नहीं छूना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कांटा लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को आपने किसके जरिए माइंड को बताया? सेंस के जरिए, यानी सेंस ही वही चीज है जो हमें दुनिया के साथ रूबरू कराता है। नेचुरलिज्म बिलीव्स इन द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ नेचर एंड नॉट इन बुकिश नॉलेज। याद रखिएगा, डायरेक्ट नेचर से जाओ पढ़ो, बुक्स को मत पढ़ो, क्योंकि बुक्स को लिमिटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नेचुरलिज्म बुक के खिलाफ है, ठीक है। नॉलेज इज एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। नॉलेज एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल मतलब फैक्ट बेस्ड, और एक्सपेरिमेंटल, स्लोगन क्या है? टू फॉलो नेचर। एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप मेथड, नेचुरल डेवलपमेंट तब होगा जब आप अकेले पढ़ते हो नेचुरल डेवलप करने के लिए, लेकिन ग्रुप मेथड को सरासर यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है नेचुरलिज्म में, ये याद रखिएगा, ग्रुप मेथड को रिजेक्ट किया गया। एक्सियोलॉजी में चलते हैं। वैल्यूज क्या है? नेचुरलिस्ट बोलते हैं देयर आर नो एक्सटर्नल एब्सोल्यूट और अल्टीमेट वैल्यूज, देयर इज नो स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी कि कोई इटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल वैल्यू, बाहर से कोई वैल्यू नहीं आता है, कोई अल्टीमेट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होता नहीं है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज तो बिल्कुल नहीं होते हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक कथाएं वो सब यहाँ पे नहीं होता है। वैल्यूज रिजाइड इन नेचर। वैल्यू कहाँ पे होते हैं? नेचर में ही होते हैं, और नेचर के साथ अच्छा रहोगे तो आपका वैल्यू भी अच्छा रहेगा, यानी कि लीव इन हार्मोनी विथ नेचर, हमारे प्रकृति के साथ हमें अच्छे से रहना है, बस यही नेचर है। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और एविल इन द वर्ल्ड। इनके हिसाब से कोई जिंदगी में या फिर दुनिया में कोई पूरा का पूरा अच्छा नहीं है और पूरा का पूरा बुरा भी नहीं है। वैल्यूज ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन नीड। और हमारी जिंदगी में जितने सारे वैल्यूज हम देख रहे हैं, जो भी हम सम्मान करते हैं, जो भी करते हैं, ये सब अपने नीड के हिसाब से करते हैं, यानी ह्यूमन ही इसको क्रिएट किया है। therefore they are relevant and changeable। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज जो है वो रेलेवेंट भी होते हैं और चेंजेबल, क्योंकि पहले जमाने में जो वैल्यूज थे आज आप देखोगे वो नहीं है, कुछ अलग से ही डेवलप किए हैं। तो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है, नीड के हिसाब से चेंज हो जाता है। देयर आर नाइदर एब्सोल्यूट वैल्यूज नॉर सोशल वैल्यूज। कोई एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर सोशल वैल्यू नहीं होता है जो हमें दिखता नहीं है। नेचुरलिस्टिक एस्थेटिक्स वैल्यूज ऑफ नेचर पे भी बिलीव करते हैं, यानी आपने देखा होगा गार्डनिंग स्किल जो जिनके पास है उनको पता होगा कि हम अपने चारों तरफ बहुत ही सुंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एस्थेटिक वैल्यू है। नेचर को हम जितना अच्छा बर्ताव करेंगे वो हमारे साथ उतना अच्छा बर्ताव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके नेचुरलिज्म में ही एक बहुत बड़े चीफ कंट्रीब्यूटर है जिनका नाम है जिम जैक रूसो।
रूसो ने एक टाइप ऑफ एजुकेशन को, जो कि हमारे नॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन या फिर नॉर्मल एजुकेशन को चैलेंज किया कि आप सभी हमेशा यही पढ़ाते रहते हो कि ये करो वो करोगे तो अच्छा होगा। तो इसके खिलाफ उन्होंने एक नारा डाला, मतलब कि एक स्लोगन दिया, और उसको रिजेक्ट करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब है, इसका उल्टा है पॉजिटिव एजुकेशन। पॉजिटिव एजुकेशन मतलब जो हम एजुकेशन जो हम प्राप्त करते हैं, जो कि हमें बताया जाता है। रूसो इस आइडिया को दिए थे और इन्होंने बोला था प्रिवेलिंग पॉजिटिव एजुकेशन एम टू रिप्रेस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड। यानी कि जैसे कि आप नेचुरली जब आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो आपको लगा कि मेरे अंदर एक हुनर है कि मैं अच्छा फुटबॉल खेल लेता हूँ, या फिर हॉकी खेल लेता हूँ, या फिर बैडमिंटन खेल लेता हूँ, या फिर अच्छा डांस कर लेता हूँ। चलो क्यों ना हम डांसर बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, या फिर फुटबॉलर बन जाए, बैडमिंटन प्लेयर बन जाए, स्पोर्ट्स पर्सन कुछ भी बन जाए। लेकिन आपको एजुकेशन ये दिया गया, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, पुलिस बनना है, आर्मी ज्वाइन करना है। तो मतलब कि आपको एजुकेशन में ये मिला है, यानी आपके सराउंडिंग में, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, आपको ये बोलते रहते हैं। और समाज ओवरऑली ये मानता है अगर आप किसी जॉब में लग जाओ तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से अगर आप मान भी लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी गए, लेकिन आपके अंदर एक हुनर था कि आप सिंगर बनना चाहते थे, तो आपका जो नेचुरल टेंडेंसी है, आपके अंदर जो नेचुरल क्वालिटी है, जो इच्छा है, वो आपके अंदर ही दफन हो जाएंगे। इसका मतलब है रूसो यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एजुकेशन क्या करता है, जो बच्चे के अंदर जो नेचुरल टेंडेंसी है, गुण है, उसको वो दबा देता है, रिप्रेस कर देता है। Rousseau's conception of human nature, especially for the child nature, was diametrically opposite. Human nature was considered essentially bad. यानी कि बच्चे का नेचर मान लीजिए, या फिर ह्यूमन का नेचर, वो गलत है, खराब है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमेशा ये करो वो करो। जैसे कि आपने सुना होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो, टीचर, आपको हमेशा बोलते हैं ये करो, बोला गया जो वो करो। ठीक है, मतलब अच्छा सिखाते हैं, हमेशा अच्छा ही करो। क्योंकि बच्चे, अब जब आपको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हाँ आप 2-3 घंटा पढ़ लेते हो, कोई अगर आपको बोले कि हर दिन आप 10 घंटा बैठ के पढ़ोगे, जब तक आपका मन नहीं करता है तब तक आप पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नेचर है वो गलत है। ठीक है, ह्यूमन नेचर जो है वो गलत है। हम सप्रेस करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं तुम पढ़ो, बैठ के पढ़ो, ये करो वो करो, हम बोलते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है उसका भी तो सोच लेना चाहिए। ठीक है, द चाइल्ड शुड बी गिवन एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज नेचुरल टेंडेंसी एंड एबिलिटी। हमेशा हमें बच्चों को मतलब एक स्कोप देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर टेंडेंसीज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। It signifies not filling the child's heart with ready-made and abstract truth. ये बोलते हैं कि हम बच्चे के अंदर रेडीमेड चीजें नहीं डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम, तो आपको वो मतलब जी भर के आपके पीछे लग जाएंगे कि आपको डॉक्टर बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। इसका मतलब उनके पास रेडीमेड आइडिया था कि मेरा जब कोई भी बच्चा पैदा होगा तो वो डॉक्टर ही बनेगा। ठीक है, तो आपके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आप हैं कि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है, या फिर इंजीनियर बनना ही नहीं है, आपको तो कुछ और बनना था, कोई पोएम, आप पोएट बनना था आपको, लेकिन आप बन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में और हार्ट में ऑलरेडी ये डाल दिया जाएगा कि आपको इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, इट इज रियली प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग्स एंड वाइसेस। यानी बताया जाए तो ये बोलता है प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग्स एंड वाइसेस, कोई गलत होने से रोको। rather than teaching virtues to the child, he suggested to prevent them from vices. ये बोलते हैं कि बच्चों को वर्च्यूज मत पढ़ाओ, बच्चों को वाइसेस से प्रोटेक्ट करो। यानी बच्चों को ये मत बोलो कि तुम ये करो, बल्कि अगर वो गलती करते हैं तो गलती से रोको। चाइल्ड इज दस मेड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। ये सारे बॉन्डेज, ये सारे चीजों से हम उसको बचा के रखेंगे। ठीक है, अभी तक तो सुनने में ये लग रहा है कि नेगेटिव एजुकेशन बहुत अच्छा है, फिर ठीक है फ्रीडम बहुत दिया जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले रूसो को। इसलिए क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया गया कि ये बोल रहे हैं बच्चे को टोको मत, बच्चे को छोड़ दो, जब वो कुछ गलती करेंगे तो गलती से सीखेंगे, और गलती ना करने के लिए हम बोलेंगे ये करो नहीं बोलेंगे। तब क्या होता है,
बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे उनको नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए रोड में कोई बच्चा पहली बार उतर रहा है, तो उसको अगर नहीं बताएंगे कि लेफ्ट साइड में चलो, तो वो तो कहीं पे भी चलेगा, फिर तो एक्सीडेंट होना पक्का है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि रास्ते के लेफ्ट साइड में जो है वो पेडेस्ट्रियन होते हैं, यानी जो चल के जाते हैं, या फिर जो भी साइकिल वगैरह आपके पास है या फिर बाइक वगैरह, हम लेफ्ट में जाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो लेन ड्राइविंग जिसको हम बोलते हैं, जो जब हम कार चलाएंगे राइट हैंड साइड में चलाएंगे, तो इसका मतलब है अगर हम उनको अच्छा नहीं सिखाएंगे, क्या करना वो नहीं सिखाएंगे, तो वो तो गलती करेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं उसको ये मत सिखाओ कि तुम सही करो, तुम ये सिखाओ कि तुम गलत मत करो। इसका मतलब आप गलती का एहसास करा रहे हो, सही का नहीं। ठीक है, तो ये भी चीजें बहुत सारे हैं। और एक चीज भी है, अगर कोई आग के बारे में जानना चाहता है तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि तुम एक काम करो, आग को मत छुओ। और आपको ये पता है बच्चों के दिमाग में हमेशा ये होता है, जो आप उसको नहीं बोलोगे करने के लिए वो वही करेगा। आप यहाँ पे थूको मत, वहीं पे थूकेंगे। आप उसको छूना मत, उसी को छुएंगे। ठीक है, तो ये चीजें डेवलप हो गई, तो इसलिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत सारे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हो सकता है, प्लेवे मेथड में हो सकता है। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब क्या होता है, किसी चीज को सर्च करना। मान लीजिए मैं दे दूंगा दो चार पत्ते मेरे लिए ढूंढ के ले आओ जो औषधि होंगे, तो आप जाओगे ढूंढ के ले लो, वो ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। डाल्टन ने दिया था डाल्टन मेथड। मॉन्टेसरी मॉडल तो आपको पता ही है, मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज के लिए इतना छोटा सा क्लास था, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें थे। मैंने अभी बताया और फिर से भी बता रहा हूँ कि अगर इस क्लास को आप आगे भी चलाना चाहते हो, कि हमें और भी बहुत सारे आगे बहुत है, एक्सिस्टेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एसेंशियलिज्म, पैरेनलिज्म, बहुत सारे इज्म है अपार्ट फ्रॉम दिस। एंड हम इंडियन फिलोसफी भी पढ़ेंगे, उसके बाद सभी सिलेबस को कवर करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, do you want this type of classes or do you want MCQs? तो ये सब और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसी के साथ हम MCQ में चलेंगे। इस क्लास के बाद हम हमेशा MCQ करते हैं, तो MCQ का आंसर भी आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और उसके साथ ही साथ हम आपको अपना टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, सो दैट वी कैन सेंड सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं MCQs पे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ डायलेक्ट्रिक मेथड? डायलेक्ट्रिक मेथड किसने दिया था? फर्स्ट, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस या फिर डेस्कार्टेस? तो इसका आंसर है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने डायलेक्ट्रिक मेथड दिया था, जिसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स इन सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज? हमारे जो पंच इंद्रिय है उसी से नॉलेज आता है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म? कौन है? डेफिनेटली आंसर है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब नेचुरलिज्म या फिर जो प्रकृतिवाद बोलता है कि हमारे सेंस ऑर्गन से ही नॉलेज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स करेंगे। लिस्ट 1 में है स्कूल ऑफ फिलोसफी, लिस्ट 2 है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म, कि क्या नेचर है। फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में है, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ट्रूथ। कौन मानता है कि भगवान ने ही ये जो धरती बनाया है, यूनिवर्स बनाया है और यही सच है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इज द अनचेंज्ड लॉ ऑफ नेचर। चेंज एक मतलब बदलाव एक ऐसा लॉ है जो कभी बदल नहीं सकता है। सेकेंड, थर्ड है, मैटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ जो हम जो वास्तविक दुनिया देख रहे हैं यही रियल है। फिर और चौथा है, फ्रीडम इज द की टू लर्निंग। फ्रीडम अगर प्रोवाइड करेंगे तो फिर कोई भी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, की टू लर्निंग। तो फिर ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक आपको मैच करना है, चारों स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, तो ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा बता देते हैं आपको। सेकेंड वन इज द आंसर। यानी देखिए नेचर क्या मानता है, नेचर कहता है फ्रीडम दे दो बच्चे को, फ्रीडम अगर दोगे तो आप लर्न कर पाओगे। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चेंज, प्रैग्मेटिज्म चेंज के बारे में बात करता है। चेंज एक ऐसा चीज है जो कभी बदल नहीं सकता, हर एक चीज चेंज होता है। आइडियलिज्म पता है गॉड के ऊपर बिलीव करता है, गॉड इज द क्रिएटर। ठीक है, रियलिज्म डेफिनेटली मेटेरियल वर्ल्ड पे बिलीव करता है, तो मेटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। ठीक है, बस आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एब्सोल्यूट आइडियलिज्म? इसमें से एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को कौन बिलीव करता है या फिर
कौन सा है इसमें से, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को और भी दे दूंगा, वो है फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और कमेंट में लिखो कि फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म भी हमें मतलब मिल जाए तो सही रहेगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आइडियलिज्म के फॉर्म्स के बारे में दे दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप बता दीजिए, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को का क्या मतलब होता है। देयर इज नो गॉड विदाउट वर्ल्ड एंड देयर इज नो वर्ल्ड विदाउट गॉड। किसी मतलब वर्ल्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है, और ऐसा कोई भगवान नहीं है जहाँ पे वर्ल्ड नहीं है। देन है ओरिजिनल रियलिटी इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। ओरिजिनल रियलिटी को हम कभी जान नहीं सकते। देयर आर टू वर्ल्ड, वन ऑफ विच इज ह्यूमन वर्ल्ड एंड गॉड। दो प्रकार के वर्ल्ड है, एक ह्यूमन वर्ल्ड है, एक गॉड है। द वर्ल्ड इज गवर्न बाय सम स्पिरिचुअल लॉज। वर्ल्ड को एक स्पिरिचुअल लॉज, कुछ स्पिरिचुअल लॉज मैनेज करते हैं। कौन सा चाहिए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के बारे में? डेफिनेटली द फोर्थ वन, द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय सम स्पिरिचुअल लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द रिपब्लिक। बहुत ही आसान है, प्लेटो, एमाइल जोला, सोक्रेटिस एंड रूसो। डेफिनेटली प्लेटो ने लिखा था द रिपब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है? ये जो नॉट है ना, इसको अच्छे से पढ़िएगा जब हम आंसर करते हैं, क्योंकि ये नॉट को नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। नेगेटिव एजुकेशन के बारे में कौन सा सच नहीं है? एक है इट इज अगेंस्ट पॉजिटिव एजुकेशन। पॉजिटिव एजुकेशन के खिलाफ है। इट इज प्रपोज्ड बाय जे रूसो। जे रूसो के बारे में दिया गया था, उसमें उन्होंने दिया था स्टेट टू टीच वर्च्यूज। वर्च्यूज पढ़ाने के लिए बोलते हैं, यानी जो है अच्छे गुणों को सिखाया जाता है। और लास्ट में है इट प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग वाइसेस। बच्चों को गलतियों के बारे में सिखाया जाता है, गलत कैसे ना करें वो सिखाया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? डेफिनेटली सी, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए वो नहीं सिखाते हैं, क्या गलत है वो सिखाते हैं, ठीक है। 7. Who has founded the traveling method of learning? Traveling method of learning किसने दिया था? जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, फ्रैंसिस बेकन, जॉन डुवे। तो इसका आंसर है जॉन मिल्टन। इन्होंने ट्रैवलिंग मेथड के बारे में बताया था, ट्रैवल करते करते हम सीखेंगे। नेक्स्ट है द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी फिलोसफी जो शब्द है वो किस शब्द से आया है? लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच। मैंने पहले ही बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर है ग्रीक वर्ड। फिलोसफी जो है ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से आए हैं, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस का मतलब हो गया लवर और सोफिया का मतलब होता है विजडम। नाइन्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हिच नॉलेज इज रिगार्डेड एज ट्रू। आइडियलिज्म के हिसाब से कौन सा नॉलेज ट्रू है? ऑर्गन, ओरिजिन, ओपिनियन और मेडिटेशन। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? मेडिटेशन नॉलेज, ठीक है। जिन लोगों को फटाफट लग रहा है तो वो पॉज करके आप आंसर कर सकते हो, फिर जा करके प्ले करके आंसर देख सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन नॉलेज बेस्ट टाइप ऑफ नॉलेज माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? डिस्कवरिंग नॉलेज, फाइंडिंग आउट द हिडन ट्रूथ, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग और ऑल ऑफ द अबव। अच्छे से इसको समझ के आंसर कीजिएगा। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड यही होता है। और जाते जाते हम हमेशा एक छोटा सा आपको मोटिवेशन के लिए लिख देते हैं। इट्स टाइम टू चेंज योर डेस्टिनी बाय डूइंग अ लिटिल फॉर योरसेल्फ। इट इज बाय मी सैम। अगर आप अपने डेस्टिनी को, भविष्य बदलना चाहते हो, तो आज से अपने लिए थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाना होगा आप लोगों को। So thank you for watching guys, and subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you everyone once again.